हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का इवेपोरेशन टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे इवेपोरेशन की डेफिनेशन के साथ। इवेपोरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे नीचे जब कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। चलो इवेपोरेशन की डेफिनेशन को रीड करते हैं। द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसमें मैंने बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट को अंडरलाइन किया है क्योंकि ये मेन वर्ड है। तो इस डेफिनेशन को और क्लियर करने के लिए हम लिक्विड का एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर। हम सभी को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर बॉयल होगा और जो बॉइलिंग के टाइम लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा उनको हम इवेपोरेशन नहीं बोल सकते। इवेपोरेशन को बोलने के लिए क्या बोलेंगे? टेम्परेचर क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100। अब 100 से कम कोई भी टेम्परेचर सपोज कर लो 50 डिग्री सेल्सियस या 60। 100 से कम कोई भी टेम्परेचर सपोज कर लो आप, चाहे 90 डिग्री सपोज कर लो। इसके लिए हम चेक कर सकते हैं, जब हम गार्डन में किसी प्लांट में वाटर ऐड करते हैं तो वो वाटर क्या होता है, 1-2 घंटे के बाद खुद अपने आप से इवेपोरेट होता है। तो जब प्लांट को वाटर हम देते हैं, जो वाटर इवेपोरेट होता है उसको इवेपोरेट करने के लिए हम एक्स्ट्रा बॉयल नहीं करते, हीट नहीं करते, वो खुद अपने आप इवेपोरेट हो जाता है एट लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर क्या है? लो टेम्परेचर का सिंपली मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट हो जाता है। तो तब जब प्लांट में वाटर अपने आप से इस्केप हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोल सकते हैं। बट जब वाटर बॉयल होगा या कोई भी लिक्विड बॉयल होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर इवेपोरेट होगा तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन नहीं वेपराइजेशन बोलेंगे। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे इवेपोरेट हो रहा है तो इवेपोरेशन, अगर बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर बन रहे हैं तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अच्छे से लर्न करना। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब हम स्टडी करेंगे वो फैक्टर जो इवेपोरेशन को फास्ट और स्लो करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। ये तो सभी को पता है, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा फॉर्म होंगे। सिंपली बोल सकते हैं हायर द टेम्परेचर मोर इज़ द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट फैक्टर इज विंड स्पीड या वाइंड स्पीड। सिंपली इस को स्टडी करने के लिए हम बोल सकते हैं जब किसी दिन विंड की स्पीड ज़्यादा होती है, हवा ज़्यादा चलती है, उस डे में क्या होता है, जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं क्लॉथ्स ईजीली ड्राई हो जाते हैं क्योंकि हवा की स्पीड ज़्यादा होने से इवेपोरेशन उन क्लॉथ में से पानी का इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। तो सिंपली बोल सकते हैं अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। इसकी एक एग्जांपल और है, अगर सर्दियों में कभी धूप नहीं निकलती तो हम क्या करते हैं, एक रूम में कपड़ों को फ़ैन चलाकर ड्राई करते हैं। फ़ैन क्या करता है, विंड स्पीड को हाई कर देता है। अगर विंड स्पीड हाई होगी तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा, क्लॉथ्स ईजिली ड्राई हो जाएंगे। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मीनिंग है? सिंपल ह्यूमिडिटी बोलते हैं हम एयर में जो मॉइस्चर वाटर प्रेजेंट है उस वाटर को क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी हाई है, सिंपली अगर ह्यूमिडिटी इज़ मोर
इसका मीनिंग क्या है कि एयर में वाटर पहले से ही ज़्यादा है। अगर ह्यूमिडिटी हाई हुआ, मोर हुआ, तो एयर में पहले से ही वाटर प्रेजेंट है। तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन में क्या होगा, कोई भी लिक्विड, सिंपल एग्जांपल वाटर की, वाटर का क्या वेपर फॉर्म होगा। अगर एयर में पहले ही ह्यूमिडिटी मोर है तो इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि उस एयर में पहले ही वाटर प्रेजेंट है, उसको एक्स्ट्रा वाटर नहीं चाहिए। अगर कभी ह्यूमिडिटी मोर की बजाय लो हो गया, जब ह्यूमिडिटी होगा लो, तो एयर में क्या है, मॉइस्चर, सिंपली वाटर कम है, तो एयर को वाटर चाहिए। तो उस वाटर कहाँ से आएगा, जब लिक्विड वाटर का रिवर में से या किसी सी में से इवेपोरेशन होगा, तब एयर में वाटर आएगा। अगर एयर में सिंपली ह्यूमिडिटी लो, सिंपली वाटर अगर कम है एयर में, तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। सिंपली इसको लर्न करना, अगर ह्यूमिडिटी इज़ लो, इवेपोरेशन इज़ मोर। यहाँ पर हमने 3 फैक्टर स्टडी कर लिया है जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। अब हम स्टडी करेंगे लास्ट फैक्टर, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में को स्टडी करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक बीकर की। सपोज करो हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमने वाटर को फिल किया। अब इसका चेक करो सरफेस एरिया कौन सा है। हमारे को ये तो पता है इवेपोरेशन कहाँ से होगा, इवेपोरेशन होगा यहाँ से, सरफेस से, सरफेस ऑफ एनी लिक्विड, क्योंकि सिंपली कॉमन सेंस है, अंदर में से कोई वाटर मॉलिक्यूल तो इवेपोरेट होगा नहीं, पहले कहाँ से इवेपोरेट होंगे, सरफेस में से। अब इस सरफेस एरिया की बात करनी है हमें। अगर इस सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाटर इवेपोरेट हो सकता है। तो सिंपली बोल देंगे, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। अगर इससे आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसके लिए एक एग्जांपल ले लो, इस बीकर की। पहले तो इसे चेक करना, एक्सपेरिमेंट करना। आप इसको पहले सनलाइट में प्लेस कर देना, इस बीकर को जाके आप चेक करोगे 2 घंटे के बाद इसमें आपको नज़र आएगा कि थोड़ा बहुत वाटर भी इवेपोरेट नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत हुआ भी होगा वो हमें विजिबल नहीं होगा, हमारी आई इतनी सेंसिटिव नहीं है कि इसके लेवल को हम ऑब्ज़र्व कर सके कि इसका लेवल डाउन हो चुका है, क्योंकि वो लेवल बहुत ही कम डाउन होगा। तो सिंपली अगर 2 आवर्स के बाद इस बीकर को हम चेक करेंगे तो वाटर लेवल सेम ही, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही नज़र आएगा हमें। अब हमने क्या करना है, इसी सेम बीकर में जो वाटर है उसको ग्राउंड पे स्प्रेड कर देना है। जब ग्राउंड पे स्प्रेड करेंगे, आप इसको ग्राउंड सपोज कर लेना, जब वाटर को ग्राउंड पे स्प्रे करेंगे तब क्या होगा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा। ग्राउंड तो देखो, ये तो हमने सपोज किया ये ग्राउंड है, ग्राउंड तो काफ़ी बड़ा होगा। अगर काफ़ी बड़ा होगा ये सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, और इस सभी सरफेस एरिया को सनलाइट मिलेगी, सभी सरफेस एरिया पे सनलाइट पड़ेगी। अगर सभी सरफेस एरिया पे सनलाइट पड़ेगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब इस बीकर में क्या प्रॉब्लम थी, इसका सरफेस एरिया कम था, सनलाइट सिर्फ जहाँ पे एक्ट कर रही थी। जब जहाँ पे एक्ट करेगी सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन कम होगा। इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण सनलाइट सभी सरफेस एरिया पे एक्ट करेगी और इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट। जब आप 2 आवर्स या 1 आवर्स के बाद इन ग्राउंड को चेक करोगे, ग्राउंड क्या कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, क्योंकि सारे वाटर का इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। तो यहाँ पर 4 फैक्टर थे जो इवेपोरेशन को
अफेक्ट कर रहे थे, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे, ये तो हमने कम्प्लीटली स्टडी कर लिए। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट को कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल वेपराइजेशन तो हमें बता रहा है कि वेपर बनाने हैं, वेपर किसके बनेंगे, किसी लिक्विड के, तो इसमें हमने फिक्स क्या करना है, लिक्विड की अमाउंट को। इसमें बोलेंगे किसी भी लिक्विड का अगर 1 kg होगा, उस 1 kg लिक्विड को जब हम वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वेपर में कन्वर्ट होते टाइम लिक्विड तो कॉमन सेंस है हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसको लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट होना है, जब लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट होगा तो जो हीट का अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा, उस हीट के अमाउंट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पर इस डेफिनेशन में कुछ कंडीशन है, एक कंडीशन है टेम्परेचर का, एक प्रेशर का। प्रेशर तो नॉर्मल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 1 atm होता है। टेम्परेचर का क्या कंडीशन है, इसका नाम है वेपराइजेशन, इसका नाम इवेपोरेशन नहीं है, वेपराइजेशन है। तो इसमें टेम्परेचर का कंडीशन क्या होगा, टेम्परेचर का कंडीशन होगा बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पे चेक क्या करेंगे, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का 1 kg वेपर में चेंज होने के लिए जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, उस हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलो इसे बोर्ड पर लिखकर हम समझते हैं ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। इसके लिए क्या करना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए किसी भी लिक्विड, फॉर एग्जांपल वाटर, किसी भी लिक्विड का अमाउंट फिक्स करना है, वो कर दिया हमने 1 kg। 1 kg लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, इट्स वेपर। 1 kg वाटर के वेपर बनाने हैं, तो लिक्विड से वेपर बनाने के लिए हीट एब्जॉर्ब होगा। तो आपने चेक क्या करना है, जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो आपने नोट करना है एट बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट पे हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जो हीट बर्नर से लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके वेपर्स में चेंज होगा, तब हम इस हीट को जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, इस हीट को बोल देंगे लेटेंट हीट वेपराइजेशन ऑफ वाटर। एक जब भी किसी वाटर को हम बॉइलिंग पॉइंट पे उसके वेपर बना रहे होंगे, तब हमारे पास नॉर्मल कंडीशन प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm है, वो खुद अपने आप से इसके ऊपर में से अप्लाई हो रहा होगा, वो हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, वो एक नॉर्मल कंडीशन है। चलिए हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज और कन्वर्ट भी लिख सकते हो, टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू इट्स वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मैंने आपको बता दी 1 atm। इस कंडीशन पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा उसको हम सिंपली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इन क्वेश्चन पे से। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक और कंसेप्ट को लर्न करते हैं इवेपोरेशन के। वो क्या है, इवेपोरेशन
प्रोड्यूस कूलिंग। जो इवेपोरेशन का फिनोमिना है, जब भी कभी इवेपोरेशन होगा वो कूलिंग प्रोड्यूस करेगा। वो हम कैसे उसको अंडरस्टैंड करेंगे? उसको अंडरस्टैंड करेंगे इसकी डेफिनेशंस के साथ। पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें वेपर्स फॉर्म होंगे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रोसेस को बिलो बॉइलिंग पॉइंट परफॉर्म करना है। तो चलिए हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, कूलिंग कैसे प्रोड्यूस होगी। सपोज करो हमारे पास एक मटका है, अर्थन पॉट। इसको आप सपोज कर लेना, ये क्या है? एक अर्थन पॉट। अर्थन पॉट हमें सभी को पता है, इसका सरफेस क्या होता है? पोरस होता है, पोरस सरफेस। जिसको नहीं पता वो स्टूडेंट अच्छे से इसको लर्न कर ले कि अर्थन पॉट मटके का सरफेस पोरस होता है। इसके पोर्स क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत ही फाइन बारीक बारीक पोरस होते हैं। उन पोरस में से क्या होगा? जो इसके अंदर अपने लिक्विड फिल किया होगा, वाटर, सपोज करो वाटर फिल किया है, वो लिक्विड क्या होगा? धीरे धीरे से उन पोरस में से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो इसका सरफेस क्या हो जाएगा? अर्थन पॉट का सरफेस वेट हो जाएगा। अब अर्थन पॉट के पोरस में से तो इनसाइड का वाटर बाहर की सरफेस पे आ गया है थोड़ा थोड़ा, तो क्या होगा? अब उस वाटर का इवेपोरेशन स्टार्ट होगा। अब इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए? हीट। अब जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल हैं उनको हीट कहाँ से मिलेगी? हीट मिलेगी अर्थन पॉट की बॉडी से। अर्थन पॉट की बॉडी और सिंपली एटमॉस्फेयर से हीट गेन करेगा, इन्वायरमेंट से। एक तो अर्थन पॉट की बॉडी होगी, दूसरा इन्वायरमेंट में से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट होंगे। अब इवेपोरेशन के टाइम उन्होंने क्या किया? इस अर्थन पॉट की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। जब इस अर्थन पॉट की हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो अर्थन पॉट को क्या कर देंगे? कूल। जब अर्थन पॉट को कूल कर दिया तब हमें ये क्लियर हो गया इवेपोरेशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है। अब इवेपोरेशन के प्रोसेस में जब अर्थन पॉट कूल हो गया तो इसमें रखा वाटर भी क्या हो जाएगा? थोड़े टाइम के बाद कोल्ड हो जाएगा। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कोल्ड इन समर। तो ये सारा इसका आंसर था। इसमें हमने दो क्वेश्चन हो गए, एक तो इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग, क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन में हीट एब्जॉर्ब होगा, जिस बॉडी से हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा उसकी हीट कम हो गई तो वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। एक हमारा दूसरा क्वेश्चन अर्थन पॉट में वाटर कोल्ड कैसे होता है उसका क्लियरेंस हो गया हमको। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। जब भी हम अपनी पाम पे पेट्रोल या कोई भी परफ्यूम या एसीटोन को हम अपनी पाम पे रखते हैं तो हमें क्या एक कूलिंग सेंसेशन फील होती है। वो क्यों फील होती है? क्योंकि ये सभी लिक्विड क्या है? लो बॉइलिंग लिक्विड्स हैं। लो बॉइलिंग लिक्विड्स मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ही लो है। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो लिक्विड ईजीली इवेपोरेट हो जाते हैं।
ईजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जब हम इनमें से किसी भी लिक्विड को हमारी पाम पे रखेंगे तो हमारी पाम में से क्या करेंगे, ये लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेंगे। उस हीट को एब्जॉर्ब करके ये खुद तो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और जो हमारी बॉडी से इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की है, हमारी बॉडी की हीट कम होगी तो हमें क्या, एक कूलिंग इफ़ेक्ट महसूस होगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं हमारी पाम से जो हीट एब्जॉर्ब करेंगे वो हीट क्या करेगी, इसका इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग प्रोड्यूस करता है। तो सिंपली इसका आंसर ये है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम ए साउसर रेदर देन ए कप। सिंपल इसमें पूछ रहे हैं एक साउसर में जब हम हॉट टी या हॉट मिल्क को सिप करेंगे तो उसको हम थोड़ा फास्ट सिप कर सकते हैं एज़ कंपेयर टू कप। जब कप में कोई टी या मिल्क होगा, हॉट मिल्क, उसको हम थोड़ा स्लो सिप करेंगे। क्यों? अब इसका आंसर चेक करते हैं। जो साउसर होता है, साउसर में जब कोई भी टी, हॉट टी और हॉट मिल्क होगा, हॉट टी और हॉट मिल्क, इसको क्या कर लेंगे, हम ईज़िली सिप कर सकते हैं। बट इन कप में क्या होगा, कप में टी या मिल्क को, हॉट टी या हॉट मिल्क को ईजिली सिप नहीं कर सकते। इसका सिंपल आंसर है, साउसर का क्या होता है, साउसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया इज़ मोर। अगर सरफेस एरिया मोर होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। इसमें जैसे जो फ्यूम्स निकलेंगे, सिंपली इवेपोरेशन सरफेस एरिया मोर होने के कारण फास्ट है। अगर इवेपोरेशन फास्ट है तो ये मिल्क और टी क्या, थोड़ा कूल हो जाएगा। अगर थोड़ा कूल होगा तो उसको हम ईज़िली सिप कर सकते हैं। इस कप का सरफेस एरिया क्या है, कम है। अगर सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन भी कम, तो इसमें कूलिंग कम प्रोड्यूस होगी। हमारा मिल्क या टी क्या होगा, कप में थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा एज़ कंपेयर टू साउसर। तो इसका सिंपली आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर। समर में हम किस टाइप के, किस मटेरियल के क्लॉथ्स को वियर करना चाहिए। इसका सिंपल आंसर है कॉटन क्लॉथ्स। हमें समर में कॉटन क्लॉथ्स क्यों वियर करने चाहिए, क्योंकि कॉटन्स क्या होता है, कॉटन्स पोर्स मटेरियल है। अब उस पोर्स मटेरियल में क्या होगा, पोर्स मटेरियल स्वेट को, पसीने को, स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा और स्वेट एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। अब इवेपोरेशन क्या प्रोड्यूस करेगी, कूलिंग। तो हमें समर में जब कूलिंग प्रोड्यूस करेगा इवेपोरेशन तो हमें कंफर्टेबल फील होगा। तो सिंपली हमें कॉटन क्लॉथ्स यूज़ करने चाहिए, वियर करने चाहिए इन समर, क्योंकि पोरस है, पोरस में क्या होगा, सिंपली हमने एक्सप्लेन कर दिया उसको। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। सिंपल है, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। स्टीम को सिंपली हम वेपर फॉर्म बोल सकते हैं वाटर का। अब हमको बर्न कब ज़्यादा होगा, अगर बॉइलिंग वाटर में हैंड को डालेंगे तब होगा, या सिंपल स्टीम के ऊपर रखेंगे तब होगा। तो इसका आंसर है हमको सीवियर बर्न होगा स्टीम में।
अब ऐसा स्टीम क्यों करेगा, उसके आंसर के लिए आपको ये याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। अब जब भी हम सपोज करो वाटर को जब बॉईल करेंगे, बॉइलिंग के टाइम हमें सभी को अच्छे से पता है, जब कोई भी लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। हम कॉन्टीन्यूसली नीचे से हीट तो कर रहे होते हैं इसको, बट जो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा हीट से टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ हो रहा, तो वो एक्स्ट्रा हीट कहाँ जा रही है? इसका टेम्परेचर तो होगा बॉइलिंग के टाइम 100 डिग्री सेल्सियस। वो एक्स्ट्रा हीट इस लिक्विड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। सिंपली हम बोल सकते हैं स्टीम के पास क्या होगा, एक एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। वो कहाँ से आया होगा? इस लिक्विड को जब स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, जब भी लिक्विड को स्टीम में वो कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड स्टीम में कैसे कन्वर्ट होगा? जो एक्स्ट्रा हीट नीचे से लगा रहे हैं वो एक्स्ट्रा हीट लिक्विड वाटर एब्जॉर्ब करेगा और स्टीम में चेंज हो जाएगा। तो स्टीम के पास क्या है, वाटर के कंपैरिजन में हीट का अमाउंट ज़्यादा है। अगर स्टीम में हीट का अमाउंट ज़्यादा है तो मोर हीट क्या करेगा, मोर स्फीयर बर्न ही प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल इसका आंसर है स्टीम क्या करेगा, मोर स्फीयर बर्न प्रोड्यूस करेगा हमारी बॉडी पे बाय ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपली लिख सकते हो ड्यू टू एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सिंपली हमारे 5 क्वेश्चंस कवर हो गए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या स्टडी करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन का डिफरेंस। सिंपली इवेपोरेशन और वेपराइजेशन का डिफरेंस स्टडी करते हैं। इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। तो फर्स्ट डिफरेंस तो हमने पहले भी कर लिया। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? इवेपोरेशन अकर, सिंपली लिख देता हूँ, इट अकर below the boiling point of लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे पे जब कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। और वेपराइजेशन में क्या होगा? लिक्विड के जो वेपर फॉर्म होंगे वो फॉर्म होंगे एट बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपराइजेशन क्या है? इट अकर एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इसको आप चेंज करके ये भी लिख सकते हो, इवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट नोट करना अपनी कॉपी पे। इवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर। ऑल टेम्परेचर का मीनिंग क्या है? इवेपोरेशन क्या 50 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाएगा, 60 पे भी होगा, 70 पे भी होगा, 90 पे भी होगा, तो इस सभी टेम्परेचर पे होगा। तो इसको क्या बोल देंगे कि इवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर। बट वेपराइजेशन ऑल टेम्परेचर पे नहीं होता, ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है। तो वेपराइजेशन अकर एट फिक्स्ड टेम्परेचर। वो फिक्स्ड टेम्परेचर कौन सा होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100, तो वाटर के लिए ये फिक्स्ड टेम्परेचर 100 है। तो
इसमें हमने बोला इवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर। ऑल टेम्परेचर का कुछ एग्जांपल लिखा है मैंने, और इसको एक आप ये क्लियर रखना, अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा जैसे 50 से 60, 60 से 70, तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ साथ इंक्रीज़ होगा। तो सिंपली आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड डिफरेंस पे। थर्ड डिफरेंस क्या है, इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें क्या होगा, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। बट वेपराइजेशन सरफेस फिनोमिना नहीं है, वेपराइजेशन इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना। अब बल्क फिनोमिने में क्या होगा, जब वेपराइजेशन कब होगा, जब लिक्विड बॉयल कर रहा होगा। जब लिक्विड बॉयल करता है तो उसका सारा मटेरियल, बल्क को बोलते हैं होल मटेरियल क्या हो रहा होगा, बॉयल कर रहा होगा और होल में वेपर्स फॉर्म हो रहे होंगे। बट यहाँ पे क्या, अंदर का ये वाटर है वहाँ पे वेपर नहीं फॉर्म होंगे, वहाँ पे वेपराइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, वो सिर्फ सरफेस पे होगा। बट वेपराइजेशन के टाइम टेम्परेचर हाई होने के कारण पूरे के अंदर प्रोसेस चलता है, पूरे वाटर के अंदर बबल्स फॉर्म होते हैं, तो इसको हम एक बल्क फिनोमिना बोलेंगे। बल्क मतलब इंटायर बॉडी में होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। नेक्स्ट डिफरेंस सिंपल है, इवेपोरेशन क्या लो टेम्परेचर में होगा। जब लो टेम्परेचर पे होगा तो नो बबल्स फॉर्म्ड इन लिक्विड। तो लिक्विड में कोई बबल्स फॉर्म नहीं होते। जब वाटर बॉयल होता है, बॉयल होने पे उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। बॉइलिंग वाटर में तो सभी को पता है कि बबल्स फॉर्म होते हैं, तो सिंपल लिख सकते हैं, बबल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग वेपराइजेशन। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इवेपोरेशन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। इवेपोरेशन इज अ स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस। एक साइलेंट प्रोसेस है, इसमें कोई नॉइज़ नहीं होता। बट वेपराइजेशन में क्या, थोड़ा सा नॉइज़ होता है, और इवेपोरेशन के कंपैरेटिव फास्ट भी होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो सिंपली लिख सकते हैं, वेपराइजेशन इज़ अ फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस। वायलेंट मतलब सिंपल, इसमें थोड़ा सा नॉइज़ क्रिएट होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट देखो, जब इवेपोरेशन होगा, ये प्रोसेस होगा इवेपोरेशन में भी हमें पता है वेपर्स फॉर्म हो गए। मैं इसे शो कर रहा हूँ वेपर्स को, वेपर्स फॉर्म हो गए। अब वेपर्स हमें पता है एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाएंगे। अब अगर वेपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इन वेपर्स का क्या होगा, कुछ प्रेशर होगा, उस प्रेशर से ये ऊपर जाएंगे। तो सिंपली याद करना है, जब भी कभी वेपर्स फॉर्म हुए तो वेपर्स का क्या होगा, एक वेपर प्रेशर होगा। उस वेपर प्रेशर से ये ऊपर की तरफ इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है। इसमें वेपर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा फॉर्म होंगे। ड्यूरिंग वेपराइजेशन वेपर्स क्या होंगे, ज़्यादा। अगर वेपर्स ज़्यादा होंगे तो इन वेपर्स का प्रेशर भी, वेपर का प्रेशर भी क्या होगा, मोर होगा। सिंपली इंक्रीज लिख सकते हो, या हम लिख देंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, मोर होगा।
तो सिंपली हमने क्या लिखना है नेक्स्ट डिफरेंस में कि वेपराइजेशन में जो वेपर्स का प्रेशर होगा वो मोर होगा, बट इवेपोरेशन में जो वेपर्स फॉर्म होंगे वो वेपर्स कम होंगे, तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो। अब इसको मैं लो बोल रहा हूँ, उसको हाई। तब इस लो और हाई को और क्लियर करते हैं। जो ये वेपर प्रेशर होगा इसके आसपास क्या लग रहा होगा, आसपास लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन वेपर का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो होगा। अब जो ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। सिंपली जो आसपास हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, बट इसका वेपर प्रेशर थोड़ा इंक्रीज होने के कारण उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो सिंपली हम नेक्स्ट डिफरेंस लिखेंगे, वेपर प्रेशर ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें सिंपली हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सिंपली से सराउंडिंग प्रेशर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर इज, सिंपली हम ऑफ लिक्विड को स्किप कर देते हैं। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे यहाँ पे 6 डिफरेंस हो गए। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट कुछ डिफरेंस को, एक आधा डिफरेंस रह गया होगा उसको चेक करते हैं। तो इन सबको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। अब हमारा 7th डिफरेंस क्या है, एक मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है, इवेपोरेशन में एक स्पेशल फिनोमिना है। वो स्पेशल फिनोमिना क्या था, इवेपोरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करता है। तो सिंपली लिखेंगे ड्यूरिंग इवेपोरेशन कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड, बट इन वेपराइजेशन में कोई कूलिंग नहीं प्रोड्यूस होता, वहाँ तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो सिंपली लिखेंगे नो कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। तो वेपराइजेशन में कोई कूलिंग प्रोड्यूस नहीं होता। तो इससे हमारा ये टॉपिक तो हो गया कवर। अब हम मूव करते हैं एक नेक्स्ट छोटे से टॉपिक पे, डिफ्यूज़न पे। अब हम स्टडी करेंगे डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न को सिंपली लिक्विड और गैसेस दोनों शो करते हैं, इसको सॉलिड नहीं शो करते। सॉलिड इसके पास ये फिनोमिना नहीं होता, इसको शो करेंगे लिक्विड एज वेल एज गैसेस। अब डिफ्यूज़न की सीधा डेफिनेशन को लर्न करते हैं। डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस in which any substance
द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम देयर फ्रॉम इट्स लिख सकते हो। द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम इट्स हायर concentration to lower concentration spontaneously and produce और फॉर्म लिख सकते हो and produce homogeneous solution या simply homogeneous mixture, produce homogeneous mixture is called diffusion। तो अब इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। तो इस डेफिनेशन में क्या लिखा मैंने, द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन पे। इसको सिंपली बोल सकते हैं अपनी हाई अमाउंट से वहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे उसकी अमाउंट कम होगा। और ये मूवमेंट है जो इसका मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब स्पॉन्टेनियसली। अब स्पॉन्टेनियसली या स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या है, इसका सिंपली मीनिंग है अपने आप मूव करेगा। इसको मूव करने के लिए हम एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करेंगे, ये खुद मूव करेगा। अगर खुद अपने आप इटसेल्फ मूव करेगा तो हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियसली। डिफ्यूज़न को बोलने के लिए अगर कोई डिफ्यूज़न शो कर रहा है तो वो स्पॉन्टेनियसली मूव करना चाहिए, एक ये प्रॉपर्टी उसमें होने चाहिए। अब जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे स्पॉन्टेनियसली मूव करेगा, मूव करने के बाद उसको क्या करना चाहिए, बाद में उसको प्रोड्यूस करना चाहिए एक होमोजीनियस मिक्सचर। अगर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो हम डिफ्यूज़न नहीं बोल सकते, वो डिफ्यूज़न शो कर रहा है। डिफ्यूज़न तब ही शो करेगा जब सारी कंडीशन फॉलो होगी। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करेगा, स्पॉन्टेनियसली मूव करना चाहिए और होमोजीनियस मिक्सचर प्रोड्यूस करना चाहिए, तो हम डिफ्यूज़न बोल देंगे इसको। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ में से। मैं एग्जांपल क्या लेंगे, वाटर में क्या ऐड करेंगे, एक इंक ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऐड करेंगे। सपोज कर लो हमने यहाँ से इसमें ऐड कर दे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक। हम सपोज कर लेते हैं एक ड्रॉप ऐड कर दिया, ए ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक। इसका कलर भी मेंशन कर दिया मैंने, ब्लू, ब्लैक, रेड, कुछ भी अंडरस्टैंड करने के लिए बोल सकते हैं। सपोज करो वाटर में हमने ब्लू इंक का एक ड्रॉप डाल दिया। जब एक ड्रॉप डाला तो ये इसका कंसंट्रेशन कहाँ पे आई है, अब चेक करो। यहाँ पे तो क्या होगा, इंक ड्रॉप है नहीं स्टार्टिंग के टाइम, तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कंसंट्रेशन क्या है, इंक का लो है, यहाँ पे क्या है, हाई। अब हमको सभी को पता है ये इंक क्या करेगा, पूरे वाटर में स्प्रेड होगा और खुद अपने आप स्प्रेड होगा। तो हम सिंपली बोल देंगे इंक कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन में से लोअर कंसंट्रेशन पे अपने आप मूव करेगा। अगर अपने आप मूव करेगा तो उसको स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसको अच्छे से प्रॉपर करेंगे सेकंड चैप्टर में।
यहाँ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा समझ लो, जब डिफ्यूज़न प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आफ्टर कंप्लीट होने के बाद इस पूरे सॉल्यूशन का एक कलर होना चाहिए। अगर एक कलर हो गया तो उसको हम सिंपली बोल देंगे कि यह क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों बोल रहा हूँ, मिक्सचर तो जब एक से ज़्यादा वस्तुओं को हम ऐड कर देते हैं तो उसको मिक्सचर ही बोलते हैं। तो इसमें वाटर भी है, इंक भी है, तो सिंपली हम मिक्सचर बोल देंगे। होमोजीनियस क्यों बोलेंगे, जब डिफ्यूज़न कंप्लीट हो गया तो इसका अगर वन कलर हो गया तो ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कह सकते हैं इसे। जब इसने होमोजीनियस प्रॉपर्टी शो कर दी तो सिंपली हमारी सारी कंडीशन ने फुलफिल कर दी डिफ्यूज़न की। एक कंडीशन तो हायर से लोअर पे मूव करेगा, स्पॉन्टेनियसली मूव करेगा और होमोजीनियस मिक्सचर को प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपली ये क्या है, एक डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम। उसमें क्या करेंगे, वो बुक से एग्जाम्पल है, हमारी बुक में से वाटर में क्या ऐड करना है, हमको ऐड करना है पोटाशियम क्रोमेट। अब पोटाशियम क्रोमेट कौन से कलर का होता है, पोटाशियम क्रोमेट होता है येलो कलर का। जब हम पोटाशियम क्रोमेट को इसमें ऐड करेंगे, सपोज कर लो जहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई से लो पे मूव करेगा, अपने आप मूव करेगा, तो सारे वाटर का कलर क्या हो जाएगा, येलो। वो येलो कलर हमें क्या बताएगा, होमोजीनियस मिक्सचर है तो अपने आप ही मूव कर रहा होगा। तो पोटाशियम क्रोमेट भी वाटर में डिफ्यूज़न प्रोसेस को शो करेगा। हमने ये तो चेक कर लिया कि लिक्विड तो डिफ्यूज़न शो करते हैं। अब हम गैसेस को कैसे चेक करेंगे, गैसेस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी को पता है। अगर हम अगरबत्ती को किसी रूम में जलाएंगे तो अगरबत्ती के जो फ्यूम्स होंगे उसका गैस फॉर्म होगा, पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे मैंने इस मार्कर को सपोज कर लो, ये क्या है, एक फ्लेम स्टिक है हमारे पास, अगरबत्ती है। अगर इसको जलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग के टाइम उसके फ्यूम्स का कंसंट्रेशन हाई होगा। हाई से कहाँ पे जाएगा, इस रूम में वहाँ पे जाएगा जहाँ का इसका कंसंट्रेशन लो होगा। अब फ्यूम अपने आप मूव कर रहे हैं, हम तो नहीं करा रहे, ये अपने आप यहाँ पे भी स्प्रेड होगा, इधर भी स्प्रेड होगा, इधर भी, तो स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इस रूम के एटमॉस्फेयर को होमोजीनियस बना देगा। होमोजीनियस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे भी आप आफ्टर सम टाइम, अगर 5-10 मिनट के बाद आप कहीं पे भी रूम में जाकर देखोगे, वहाँ पे इसका फ्रेगनेंस सेम अमाउंट में आएगा। स्टार्टिंग के टाइम तो इसके आसपास ही ज़्यादा होगा, बट आफ्टर 5 और 10 मिनट्स के बाद अब हमारा डिफ्यूज़न कंप्लीट हो जाएगा। अगर डिफ्यूज़न कंप्लीट हो गया तो रूम को होमोजीनियस बना देगा, मतलब उस पूरे रूम में फ्यूम्स की अमाउंट को ईजिली स्प्रेड कर देगा इक्वल अमाउंट में। अगर इक्वल अमाउंट में स्प्रेड हो गया तो हमारा रूम क्या, एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर लिया उसने, किसका, एयर का और इनके फ्यूम्स का। तो सिंपली हम बोल सकते हैं गैसेस और लिक्विड दोनों क्या करते हैं, डिफ्यूज़न शो करते हैं। अब बात आ गई सॉलिड की। सॉलिड क्या करता है, अपने आप तो मूव नहीं करता, अगर स्पॉन्टेनियसली मूव नहीं करेगा तो सिंपली हम बोल देंगे कि सॉलिड क्या, डिफ्यूज़न को नहीं शो करते। तो इस डिफ्यूज़न को अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करना और इसके अच्छे से नोट्स बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।